आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 3 चुनावी सभाएं करेंगे। शाम 6:15 पर लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में आपका आज से हल्ला बोल जन समस्याओं के आंदोलन की मिनट से शुरुआत, 3 दिन तक चलेगा अभियान। दसवीं का छात्रा बना पिता का कातिल, मां के सामने की हत्या, कार की चाबी को लेकर हुआ था विवाद। हर घर जल ट्रेड शो का बना आकर्षण। आगरा में प्रसाद मिलावट मामले ने पकड़ा तूल, मंदिर के बाहर बिकने वाले प्रसाद में मिलावट का आरोप। यूपी में बदला मौसम, पूर्वी व पश्चिमी हिस्सों में 2 दिन अच्छी बारिश, अगले कुछ दिन जारी रहेगा ये सिलसिला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ पर लखनऊ से बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको बताते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का जम्मू कश्मीर का आज दौरा है और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जम्मू कश्मीर में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 3 जनसभाएं कर शाम को लखनऊ लौटेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ी खबर आपको हम बता दें। और 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी का आज जम्मू कश्मीर का दौरा। जम्मू कश्मीर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 3 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, आज मुख्यमंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास उनके इस दौरे से जुड़ी? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का आज उनका दौरा है, काफी महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 2 जगह विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे आगे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार कई राज्यों में उनको सुनने के लिए लोग जो है पहुंचते हैं, तो इसी कड़ी की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं और जम्मू कश्मीर के दौरे पे जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद लगातार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कोई भी राज्य हो और लगातार उन राज्यों से मांग आती है कि कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा उनके गृह जनपद में हो या फिर ये कहा जा सकता है कि उस जिले में हो, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुनने के लिए उनके वाक्यों को लोग दूर दराज से वहां पहुंचते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 जनसभाएं संबोधित करते हुए नजर आएंगे जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां 3 जनसभाओं को आज संबोधित कर लौटेंगे लखनऊ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे छम विधानसभा में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3:15 भी जनसभा को करेंगे संबोधित। 6:15 पर लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने की बड़ी कार्रवाई। सरोजनी नगर थाने के एडिशनल एसएचओ को निलंबित किया। एडिशनल एसएचओ अनवर अहमद निलंबित हुए हैं। एडिशनल एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। दूसरे क्षेत्र का मामला बताकर दर्ज नहीं की थी शिकायत और अधिकारियों के फटकार के बाद दर्ज किया था मुकदमा। करीब 6 घंटे थाने के चक्कर लगाती रही दुष्कर्म पीड़िता। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की कोशिश करेगी पुलिस। हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन तिवारी जुड़ चुके हैं। पवन, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है यहाँ पर निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। पवन की आवाज नहीं मिल पा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दूसरे क्षेत्र का मामला है और अधिकारियों के फटकार के बाद दर्ज किया था मुकदमा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो एडिशनल एसएचओ अनवर अहमद हुए निलंबित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, एडिशनल एसएचओ को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दूसरे क्षेत्र का मामला बताकर दर्ज नहीं किया था शिकायत। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में पवन तिवारी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है निलंबन की कार्रवाई की गई है। जी देखिए, जिस तरह से कक्षा 5 में पढ़ने वाली छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था और उसके बाद जब पीड़िता का पिता सरोजनीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे तो उनको कृष्णनगर थाना क्षेत्र की घटना बताकर उनको वहां से टाल दिया गया था। तो यहाँ से टालने के बाद जब वो कृष्णनगर पहुंचता तो कृष्णनगर पुलिस भी टाल पटोल करते हुए लगभग उसको घंटों बैठाले रखी वहां पर। तो उसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो जब वहां पर जो पीड़िता था, उसके जो पिता थे, उन्होंने जो एसीपी का नंबर दीवार में लिखा था उसको देखा और जब एसीपी को फोन किया, उसके बाद जब एसीपी ने फटकार लगाई, उसके बाद जाके कहीं रात के 12 साढ़े 12 बजे सरोजनीनगर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह एक गंभीर मामला था, रेप का मामला था, 4-5-7 घंटे भीतर जो सबूत होते हैं उनको नष्ट थोड़ा बहुत किया जा सकता है। उसकी वहां पर जांच पड़ताल में उससे काफी फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने पूरी तरह से जो पुलिस है गुमराह करने के साथ किया। सरोजनीनगर पुलिस से कृष्णनगर पुलिस, कृष्णनगर पुलिस से सरोजनीनगर पुलिस के बीच में जो पीड़िता है उसको काफी कष्ट हुआ होगा। उसके जो पिता है, माता, वहां पर जो परिजन गए होंगे उनको भी काफी कष्ट हुआ। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने कई कार्रवाई करके संदेश दिया है। एडिशनल जो सचिव है यहाँ के अनवर अहमद, उनको सस्पेंड किया गया। साथ ही साथ जो कृष्णनगर की पुलिस है उस पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कमिश्नरेट पुलिस का रुख एकदम साफ है कि जो भी इसमें लापरवाही इस तरह का मामला करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद जो पुलिसकर्मी है इस तरह के मामलों को काफी देर तक टाल मटोल करने के बाद मुकदमा पंजीकृत करते हैं। जबकि शासन की तरफ साफ आदेश है कि इस तरह का जो भी मामला हो जिसमें रेप पीड़िता किसी भी थाने में जाए, अपनी बता बताए तो उसकी कम से कम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। लेकिन पुलिस का रवैया था काफी ज्यादा ढीला ढाला नजर आया, मामले को लटकाता हुआ नजर आया। 7 घंटे लगभग इधर उधर टहलने के बाद तब जाके जब एसीपी से उनकी बात हुई पीड़िता की, उसके बाद कहीं फटकार लगाने का मुकदमा दर्ज हुआ तो उस पर कड़ी कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए पवन और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का पूरा मामला सामने आया है और एडिशनल एसएचओ अनवर अहमद निलंबित कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां करीब 6 घंटे थाने के चक्कर लगाती रही दुष्कर्म पीड़िता।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। आज से यूपी में आपका हल्ला बोल जन समस्याओं के आंदोलन की मेरठ से शुरुआत। मेरठ के कमिश्नरी पार्क में 3 दिन चलेगा आंदोलन। आप नेता संजय सिंह भी आंदोलन में पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता दें। जन समस्याओं को लेकर अहम खबर। आम आदमी पार्टी तेज करेगी राजनीतिक गतिविधियां। आप नेता संजय सिंह भी आंदोलन में पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी तेज करेगी राजनीतिक गतिविधियां। जन समस्याओं के आंदोलन की मेरठ से होगी शुरुआत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ के कमिश्नरी पार्क में 3 दिन चलेगा आंदोलन। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आप नेता संजय सिंह भी आंदोलन में पहुंचेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर। इकलौते बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी बेटा शहर के नामचीन स्कूल का कक्षा 10 का छात्र। कार की चाबी को लेकर पिता और पुत्र में विवाद हो गया था। नाराज बेटे ने पिता की हत्या कर दी और छाती में चाकू घोंपकर हत्या की है। मृतक यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे, विजिलेंस में तैनात थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी बेटा शहर के नामचीन स्कूल का कक्षा 10 का छात्र। कार की चाबी को लेकर पिता और पुत्र में विवाद हुआ था। नाराज बेटे ने पिता की छाती में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर। इकलौते बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। मृतक यूपी पुलिस में कांस्टेबल, विजिलेंस में तैनात थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर। इकलौते बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा। आरोपी बेटा शहर के नामचीन स्कूल का कक्षा 10 का छात्र बताया जाता है और कार की चाबी को लेकर पिता और पुत्र में विवाद हो गया था। मृतक यूपी पुलिस के कांस्टेबल, विजिलेंस में तैनात थे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरा मामला क्या है? खुद के इकलौते बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया, क्या वजह थी?
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कोतवाली देहात की यमुनापुरम कॉलोनी का मामला है, जहां एक हेड कांस्टेबल जो बिजली विभाग में बिजली थाने में तैनात था, अगर बात की जाए तो पिता के डांटने पर मात्र गाड़ी की चाबी, जो बेटा के द्वारा गाड़ी की चाबी मांगी जा रही, चाबी न देने की वजह से नाराज बेटे ने तो वो धमकाते हुए पिता ने चाबी नहीं दी थी, और चाबी नहीं देने की वजह से ही, गाड़ी की चाबी न देने की वजह से ही बेटे जो इकलौता बेटा था, जो 10वीं कक्षा 10वां पढ़ा था, उसने अपने पिता को चाकुओं से गोद गोद कर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि घायल अवस्था में जब उसको ले जाया गया था तो अस्पताल में जाते ही उसकी मौत हो गई है। हालांकि जो परिजन है, उसकी जो बेटे की, मृतक की जो पत्नी है, आरोपी बेटे की जो माँ है, उसने थाने में तहरीर सूचना दी। सूचना देने के बाद तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है। पहुंचने के बाद हालांकि जो आरोपी बेटा है उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक नाबालिग बेटे ने जिस तरह से रिश्तों को तार तार किया, अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया, तो कहीं ना कहीं उससे क्षेत्र में जो स्थानीय कॉलोनी वासियों में सनसनी जरूर फैली है, क्योंकि उन लोगों का भी यही कहना है कि इस तरह की औलाद किसी को ना दे भगवान, जो अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उसको लेकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद में उसको जेल भेजने की पुलिस ने तैयारी कर ली है। लेकिन अगर जो बात की जाए रिश्ता को जिस तरह से तार तार किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है कि मात्र एक गाड़ी की चाबी ना देने की वजह से और अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि इकलौता बेटा था और इकलौते बेटे ने जिस तरह से पिता की घटना को अंजाम दिया, तो वो कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां इकलौते बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगरा से खबर है, अवैध राशन सामग्री के गोदाम पर छापा, जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी, कालाबाजारी का लगभग 35 क्विंटल चावल जब्त किया गया। शीतल नाम की महिला का बताया जा रहा अवैध गोदाम, आपूर्ति विभाग का कालाबाजारी को लेकर चल रहा अभियान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हम खबर आपको हम बता दें, और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में छापा मारा गया है, इस छापेमारी में क्या कुछ सामने आया? देखिए गर्मा, आगरा की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जिला की जो अधिकारी हैं उनकी ओर से तमाम जो अवैध राशन की कालाबाजारी करते थे, जो स्टॉक यहाँ रख रहे थे, उनको लेकर यहाँ एक अभियान चलाया जा रहा है। और जिला पूर्ति और इसमें एडीएम जो नगर आपूर्ति थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। और जो कल की अगर हम बात कर लेते हैं तो 35 कुंटल चावल यहाँ जब्त किया गया है। कालाबाजारी के अभियान में बड़ी सफलता मानी जा रही है। इससे 2 दिन पहले भी एक भारी मात्रा में चावल को अवैध रूप से जो चावल थे उनको बरामद किया, क्योंकि ये जो सरकार की ओर से जो गरीब लोगों के लिए राशन की योजना चल रही है उसके अंदर कालाबाजारी लगातार चल रही है। गेहूं चावल की लगातार यहाँ पर बिक्री की जा रही है। जो चावल गरीबों के लिए आया उसके अंदर कालाबाजारी करके इसको अवैध रूप से रखकर इसका जो काफी बड़ा नेटवर्क है, और इसी नेटवर्क के खिलाफ यहाँ जो जिला पूर्ति अधिकारी है उसका यहाँ पर एक अभियान चल रहा है। उस अभियान के चलते रोजाना कहीं ना कहीं बिल्कुल छापेमारी की जा रही है और सघन इसको कार्रवाई कहेंगे गर्मा। लगातार कार्रवाई से जो राशन माफिया हैं उनमें हड़कंप है। तमाम राशन माफिया के गुर्गों के खिलाफ जिला पूर्ति अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराए हैं। तो साफ तौर से जाहिर है कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो कालाबाजारी है, जो सरकारी राशन की कालाबाजारी है, उस पर तो रोक लगेगी ही, और वो जो गरीबों के लिए जो आम आदमी के लिए बटने के लिए जो राशन आ रहा है उनको पूरा मिल सकेगा। और इन सप्लायर है जो सरकारी राशन को बाजार में रिटेल में बेच रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं काफी बड़ा नेटवर्क ये माना जा रहा है। जो राशन माफियाओं का नेटवर्क है पूरे उत्तर प्रदेश में काफी फैला हुआ है। फिलहाल इस राशन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी ने यहाँ पर कमर कस ली और डेली यहाँ पर अभियान चल रहा है। शीतल नाम की महिला के इस गोदाम में अवैध रूप से रखे 35 कुंटल चावल को जब्त किया गया है। थाना जगदीशपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आगरा के सेक्टर 1 का बोतला इलाके का ये पूरा मामला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में दिखेगा हरियाणा चुनाव का असर। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से बड़ी जानकारी, हरियाणा में कांग्रेस ने नहीं मानी बात। अब यूपी उपचुनाव में सपा की बारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अब यूपी उपचुनाव में सपा की बारी। सपा नेतृत्व ने चुनावी जिलों को किया अलर्ट। हरियाणा में कांग्रेस ने नहीं मानी बात, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, अब यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की बारी, पूरी जानकारी क्या है? अलर्ट कर दिया गया है जी। देखिए, गरिमा, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन जो है सामने देखने को मिला था। इस गठबंधन की अगर हम चर्चा की जाए तो आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा, उस पर भी खास तौर पर फोकस करने वाला है। क्योंकि जहां तक अभी तक देखा गया कि सपा ने हरियाणा में 2 विधानसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवारी जो है दाखिल की थी, लेकिन कहीं ना कहीं 2 सीटें जो मांगी थी वो सीटें उनको नहीं मिल पाई, क्योंकि कांग्रेस ने वो रुख अपनाया नहीं। और साफ तौर पे कांग्रेस का जो कहना था उस समय हरियाणा में कि सपा की यहाँ पे कोई अभी जमीनी स्तर पर कोई कुछ है नहीं, कोई वजूद नहीं है उसका, तो ऐसे में यहाँ पर 2 सीटें देना वो उचित नहीं होगा। लेकिन महत्वपूर्ण चीजें ये होंगी कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो है संपन्न होने वाले हैं उपचुनाव, और 10 उपचुनाव की सीटें हैं। इन उपचुनाव में सपा का वर्चस्व जो है काफी लंबा रहा है, क्योंकि लगभग जो है माना जा रहा है कि 5 या 7 सीटें जो ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी के खेमे से निकल करके सांसद वहां से निकली हुई थी। तो ऐसे में अब 5 सीटें कांग्रेस यहाँ पर मांगती हुई नजर आ रही, जो कि अब अभी तक पेच ये फंसा हुआ है कि हरियाणा के हुए चुनाव में नहीं, अभी तक समाजवादी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली है। तो क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कोई सीट देगी या नहीं देगी, ये बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है। ऐसे में कहानियां बहुत उलझ चुकी हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जब तक दोनों पार्टियों के बीच में टेबल टू टेबल टॉक नहीं होगी, तब तक जो है कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि अभी तक जो गठबंधन दिख रहा था वो उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव के बाद से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि बड़ी बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, और उपचुनाव में सीटें कैसे समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी, ये महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं। जी, बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा में कांग्रेस ने नहीं मानी बात और यूपी में दिखेगा हरियाणा चुनाव का असर। बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे थे। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।